औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेक्चर पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और सब्जेक्ट हमारा कार्डियोपल्मोनरी है, डिप्टी 9th। तो ईसीजी का ये जो लेक्चर है काफ़ी ब्रीफ होगा और इंट्रोडक्टरी होगा। हम सब कुछ इसमें कवर नहीं करेंगे बल्कि कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हम इसको देख लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा बीच में गैप आ गया था, छुट्टियां आ गई थी और उसके बाद हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। सो आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह। अच्छा जी, ईसीजी चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी देखेंगे, कंडक्टिव सिस्टम, ईसीजी की जो वेव फॉर्म्स होती हैं, पी वेव होती है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, टी वेव है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर 12 लीड ईसीजी हम देखेंगे और फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि मेक अप्रोप्रिएट क्लिनिकल डिसीजन बेस्ड ऑन दिस डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो पहला हमारा जो पहली स्लाइड है वो ये है कि बेसिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रिंसिपल्स। तो जो ईसीजी है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट। एक्चुअली जो हम ईसीजी देख रहे होते हैं, जो जिन लोगों को देखने आती है उनको ये पता चल जाता है कि मतलब हार्ट का रिदम ठीक से चल रहा है कि नहीं, हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो अपने टाइम पर हो रही है, रिलैक्सेशन जिसको डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ये ईसीजी के थ्रू हमें पता चलता है कि हार्ट रेट, हार्ट रिदम, उन वेव्स को देखकर कि वो ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, और जब आपको पता है कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो ये सीधी ईसीजी के ऊपर सीधी मतलब ये लाइन आ जाती है, फ्लैट हो जाती है, मतलब कोई रिदम नहीं होता, कोई वेव नहीं होती। तो ईसीजी रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। तो ये हमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ही शो करा रही होती है। हार्ट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्ट फंक्शन। इससे हमें पता चलता रहता है कि हार्ट फंक्शन ठीक से कर रहा है कि नहीं। So there are the 4 types of the myocytes. Myo means muscles and the cells means cytes means cells. तो myocytes के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, जो हार्ट के मसल सेल्स हैं उनकी 4 टाइप्स होती हैं। टिपिकल वर्किंग मायोसाइट्स होंगे। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, हमें इनके नेम्स आने चाहिए, फिर हम इनका फंक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो टिपिकली वर्किंग मायोसाइट्स होते हैं, नोडल मायोसाइट्स होते हैं, ट्रांजिशनल मायोसाइट्स और परकंजी सेल्स। ठीक है, तो जो टिपिकल वर्किंग है इनका क्या काम है, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड। तो जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आता है, एक मैसेज आता है। आपको पता है कि हार्ट के पास वुड सेंटर्स हैं, ठीक है, एसए नोड है, एवी नोड है, जो कि इम्पल्सेस जनरेट कर रही होती हैं और उनके ज़रिए मतलब सारा मैसेज हार्ट के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इतनी खास किसी नर्व की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है हार्ट ने हर वक्त ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो इम्पल्सेस जनरेट होती रहती हैं ऐसे नोट से। तो टिपिकली वर्किंग मायोसाइट्स के बारे में लिखा हुआ है कि ना ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके पास जो मैसेज आता है कि अब कंट्रैक्ट करना है, उसको मैसेज आता है कि अब कंट्रैक्ट करो, पंप करो, तो ये उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, द रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड। फिर आ जाते हैं नोडल मायोसाइट्स, हाई रेट ऑफ रिदमिसिटी। अब ये हमने याद रखना है, जो नोडल मायोसाइट्स होते हैं उनके अंदर जो रिदम है कि मतलब जो रिदमिसिटी को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इनके अंदर जो रेट ऑफ रिदमिसिटी है कि हर चीज़ रिदम से आ रही है, इम्पल्सिस रिदम वाइज हैं। ठीक है, तो हाई रेट होता है रिदमिसिटी का, लेकिन लो इम्पल्स कंडक्शन रेट होता है। लेकिन इन सेल्स के अंदर, ये ऐसे सेल्स हैं इनके अंदर जो कंडक्शन रेट है वो थोड़ा स्लो होता है। इम्पल्सिस मतलब थोड़ा स्लोली आगे जाती हैं लेकिन जाती रिदम के साथ ही हैं, हाई रिदम होता है उनका, हाई रेट ऑफ। फिर ट्रांजिशनल मायोसाइट्स कंडक्ट इम्पल्सिस ट्वाइस एज फास्ट एज नोडल सेल्स। अभी हमने ऊपर बात की है, जो नोडल सेल्स थे, जो नोडल मायोसाइट्स थे, उनके अंदर ना लो इम्पल्स कंडक्शन रेट था, थोड़ी स्लो थी। ठीक है, कंडक्शन रेट थोड़ा कम था। तो ट्रांजिशनल में उसने हमें ये बता दिया है कि ये ट्वाइस होती हैं इनका रेट। ठीक है, ट्वाइस एज फास्ट एज नोडल सेल्स, तो ये नोडल सेल्स की निस्बत ज़रा फास्ट होती हैं। फिर परकंजी सेल्स होते हैं, लो रेट ऑफ रिदमिसिटी एंड हाई रेट ऑफ कंडक्टिविटी। तो जो नोडल है ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर लो। ऊपर हमने कहा था रिदम ज़्यादा होता है, रिदमिसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इधर हमने कह दिया इधर रिदम कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, रिदम इतना मेनटेन नहीं है लेकिन स्पीड जो इम्पल्सिस की है ना, जो कंडक्शन है, ठीक है, कंडक्शन जो रेट होता है तो वो उन्होंने बता दिया परकंजी में ज़्यादा होगा। तो लो रिदमिसिटी एंड हाई कंडक्शन रेट, तो ये 4 हमने सेल्स देखे, दीज वर मायोसाइट्स, और हमने इनके फंक्शंस देख लिए हैं। फिर ये कंडक्शन सिस्टम उन्होंने हमें बताया हुआ, वैसे ही हम एक झलक देख लेते हैं कि ये हमें ऊपर जो उभरी हुई नोड नज़र आ रही है वो ऐसा नोड है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ ये एवी नोड होती है। ठीक है, ये 2 नोड्स हैं, इनके दरमियान उन्होंने बताया हुआ एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट है और मिडल और पोस्टीरियर
फिर ये जो नीचे इसको हम ना बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, या फिर उन्होंने लिखा हुआ लेफ़्ट बंडल ब्रांच है, और ये जो फाइबर्स हैं इनको परकंजी फाइबर्स कहेंगे जो दोनों साइड पे जा रहे हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं कि डीपोलराइजेशन क्या होती है और रीपोलराइजेशन। जो डीपोलराइजेशन होती है इसका मकसद और मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो हम उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, और रीपोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग स्टेट होती है या फिर रिलैक्सेशन हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेक्स द सेल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू द फ्लो ऑफ आयंस। एक्चुअली जब कोई मैसेज आता है ना, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, कोई इलेक्ट्रिकल जब स्टिमुलेशन आती है ना, तो सेल मेम्ब्रेन फिर आइंस को अलाउ करती है कि सोडियम आइंस अंदर आ जाएं, या फिर ठीक है जो पोटेशियम आइंस हैं वो बाहर चले जाएं, तो वो परमिएबिलिटी शो कर रही होती है, परमिएबल हो जाती है। कब? जब कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आती है, कोई स्टिमुलस आता है। तो ये उन्होंने बात लिखी हुई थी कि मेक्स द सेल मोर परमिएबल टू द फ्लो ऑफ द आइंस। फिर सोडियम के जो चैनल्स होते हैं ना वो फास्ट होते हैं, ये हमने याद रखना है। और जो सोडियम चैनल्स हैं वो फास्ट हैं और वो डीपोलराइजेशन कराते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो वो पॉजिटिव एक्सचेंज पोटेंशियल जनरेट करती है और कंट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन कॉज कर रही होती है। जब पोटेशियम को वो कहते हैं वो स्लो चैनल्स होते हैं। जब अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल इतना नहीं रहता, तो क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाता है, सोडियम और कैल्शियम दोनों बाहर मिलके ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर फिर रिलेटिवली नेगेटिव हो जाता है और फिर रिलैक्सेशन स्टेट होती है या फिर रीपोलराइजेशन स्टेट होती है वो, और वो स्लो चैनल्स होते हैं। फिर हमने बता रहे हैं वो हमें कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव। जब डीपोलराइजेशन हो रही है ऑब्वियसली हमने बात की कि अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, सेल कंट्रैक्ट कर रहा होता है। उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताना चाहा है कि अंदर पॉजिटिविटी है, कंट्रैक्शन हो रही है। एज इन द स्केलेटल मसल द सोडियम चैनल्स आर द फास्ट ओपनिंग एंड फास्ट क्लोजिंग मैकेनिज्म्स अलाउइंग द सोडियम टू रैपिडली एंटर द मायोकार्डियल सेल ऑन द डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो सोडियम चैनल ज़रा फास्ट ओपनिंग होते हैं और फास्ट क्लोजिंग होते हैं, तो फ़ौरन से सोडियम अंदर आ जाएगा और डीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन देयर इज़ आल्सो डिक्रीज इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू द पोटेशियम। ऑब्वियसली जब सोडियम के लिए परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो अब पोटेशियम के चैनल्स क्लोज हैं और उनके लिए जो सेल होगा वो इतना परमिएबल नहीं होगी मेम्ब्रेन, ठीक है। पोटेशियम अंदर नहीं आएगा बल्कि वो बाहर ज़्यादा हो जाएगा, फॉर विच देयर इज़ एन आउटवर्ड ग्रेडियंट। फिर उन्होंने लिख दिया है कि ड्यूरिंग द सेल्स रेस्टिंग फेज सोडियम एंड द कैल्शियम आर एक्टिवली पम्प्ड आउट ऑफ द सेल। अब रेस्टिंग स्टेज आने वाली है तो जो सोडियम और कैल्शियम था वो बाहर निकल जाएंगे और अंदर पोटेशियम आ जाएगा के, ठीक है, के पॉजिटिव पोटेशियम अंदर आ जाएगा और इस तरह रिस्टोर हो जाएगा यानी ग्रेडियंट जो कि हमें चाहिए होता है रीपोलराइजेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। ये कंसेप्ट हमने बेसिक देख लिया है। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर उन्होंने हमें यही बता रहे हैं कि डीपोलराइजेशन का मज़ीद उन्होंने बता दिया है कि सेल्स बिकम मोर परमिएबल व्हेन इट इज़ स्टिमुलेटेड। ऑब्वियसली जब स्टिमुलेट करते हैं तो वो परमिएबिलिटी उनकी बढ़ जाती है और फिर सोडियम और कैल्शियम अंदर आ जाता है और पोटेशियम के लिए वो लेस परमिएबल हो जाते हैं और सेल्स बिकम स्लाइटली मोर पॉजिटिव क्योंकि अंदर पोटेशियम भी आ गया है, अंदर हमारे पास सोडियम और कैल्शियम आ गया है, ठीक है। तो इसलिए अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई है। ये हमें डीपोलराइजेशन के बारे में उसने बात किया, हम बार बार यही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड कब जनरेट होता है, जब अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, फिर एक थ्रेशोल्ड लेवल आता है, तब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एज सेल्स बिकम मोर पॉजिटिव इट रीचेज अ थ्रेशोल्ड व्हिच क्रिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जब सेल के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा साइन हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो फिर एक थ्रेशोल्ड लेवल आता है जिसकी वजह से एक इम्पल्स जनरेट होती है कंट्रैक्शन का, ठीक है ना, मैकेनिज्म होना होता है। तो एक्शन पोटेंशियल काज अ केमिकल रिएक्शन विद द कैल्शियम एंड अलाउज द हार्ट टू कंट्रैक्ट। एक्चुअली यही होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना वो कैल्शियम के साथ जाकर रिएक्शन कर रहा होता है और फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ये उन्होंने हमें बताया। फिर रीपोलराइजेशन में यही होता है कि when contraction is over the cell returns to its original state। obviously when अब contraction ख़त्म हो चुकी है तब सेल ने वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आना होता है, नॉर्मल, ठीक है, हालत में आना होता है। तो रेडी टू स्टार्ट ऑल ओवर, फिर दोबारा से रेडी होना होता है एक्शन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन में रिलैक्सेशन होती है। फिर ये एक उन्होंने हमें वेव दिखाई है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट के लिए हो सकता है। ग्रीन में उन्होंने हमें सबसे पहले पी वेव दिखाई है, डेट इज़ इन ग्रीन कलर, ओके। जो पी वेव है उसको उन्होंने हमें दिखाया। फिर उन्होंने क्यू और एस एक कॉम्प्लेक्स दिखाया है, देखें क्यू ऑरेंज है और वो छोटा सा क्यू है, और एक बहुत बड़ा मतलब उन्होंने हमें कर्व सी दिखाई है
आर है और जो नीचे पर्पल है वो एस है, ठीक है। इस तरह क्यू और एस कम्प्लेक्स बन जाता है। और इस तरह आगे जो वेव है जो कि ब्लू में है वो टी वेव होती है, ठीक है। इसी तरह पी क्यू और एस टी। और इसी तरह उन्होंने हमें पी आर इंटरवल बताया हुआ है। सेगमेंट्स पहले देख लेते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये छोटी सी उन्होंने ब्लैक स्ट्रेट लाइन है। एक उन्होंने पी आर सेगमेंट उसको कह दिया क्योंकि वो पी के बाद है और क्यू आर एस कम्प्लेक्स की बिगिनिंग में ख़त्म हो रही है, तो वो पी आर सेगमेंट है। इसी तरह एस टी सेगमेंट है, एस और टी के दरमियान एस टी सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। जो छोटी सी एक स्ट्रेट लाइन आती है फिर वेव बनती है, तो ये उन्होंने हमें बताया है। हमने वेव्स देख ली पी क्यू और एस टी सेगमेंट्स देख ली, और इंटरवल भी उन्होंने हमें बताया हुआ है कि पी आर इंटरवल है पूरी वेव और वो स्ट्रेट लाइन पी आर इंटरवल, और नीचे क्यू टी इंटरवल है पूरा क्यू आर एस कम्प्लेक्स और टी तक, ये सारा क्यू टी इंटरवल बन गया, ठीक है सारा। और सेगमेंट याद रखने हैं, छोटे छोटे सेगमेंट है, वो जो स्ट्रेट लाइन थी ना वो सेगमेंट है, और इंटरवल थोड़ा सा बड़ा है। तो ये हमने अपने आप के अपना तरीका है इसको याद करने का, इसको समझने का, और ये एक इम्पॉर्टेंट वेव है, हमें पता होनी चाहिए कि आगे हम इसको मज़ीद देखेंगे कि पी पे क्या हो रहा होता है। पी पे वेंट्रिकुलर एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। हम देखेंगे कि जब एट्रिया ने कंट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये वैसे उन्होंने डायग्राम हमें दिखा दिया है कि सेल जब डीपोलराइजेशन होती है, ये देखें नीचे भी लिखा हुआ है डीपोल। डीपोलराइजेशन में नीचे अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाता है, ये अंदर है, और बाहर पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है। सोडियम अंदर ज़्यादा है तो अब डीपोलराइजेशन होगी यानी कंट्रैक्शन होगी। अब जब रीपोलराइजेशन में आप देख रहे हैं पोटेशियम पंप ओपन हुआ, अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो वो रिलैक्स स्टेट में आ जाती है, और फिर रीस्टोरेशन हो रही है, मतलब अभी सोडियम और पोटेशियम दोनों अंदर होते हैं, तो ये उन्होंने एक रीस्टोरेशन बताई हुई, बैलेंस स्टेट है ये वैसे उन्होंने दिखाई हुई थी। फिर आगे आ जाते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्डिक मसल। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हार्ट मसल्स के अंदर, जैसे कि हार्ट मसल कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो वो हम देखेंगे। फिर रिदमिसिटी शो करता है, एटॉमिसिटी, ठीक है ना। ऑटोमेटिक से वर्ड निकला, ऑटोमेटिक से एटॉमिसिटी। कार्डिक मसल सेल्स आर एबल टू डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस विदाउट स्टिमुलेशन फ्रॉम अ नर्व, मतलब इनके पास एक अपना स्टिमुलस मौजूद है। दे आर एबल टू डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, ठीक है। ऐसे नोड हमने बताई थी बात, तो ये खुद भी मतलब स्टिमुलस निकाल रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने बता दिया कि हम एटॉमिसिटी कह रहे हैं, खुद मुख्तार हैं ये, ठीक है। फिर रिदमिसिटी क्या है जी, रेगुलरिटी विद विच द सच पेस मेकिंग एक्टिविटी अकर्स, एक रिदम के साथ, हर मैसेज एक रिदम के साथ आ रहा है, इम्पल्सेस एक रिदम के साथ जनरेट होती हैं एक ही इंटरवल पर, रेगुलरिटी है, ठीक है। तो रिदमिसिटी इज़ व्हाट, अगर पूछा जाए कि जी व्हाट आर द शॉर्ट क्यों आए जी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हार्ट मसल की, तो हमें पता होना चाहिए एटॉमिसिटी मतलब वो खुद डिस्चार्ज कर सकता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को। रिदमिसिटी मतलब रेगुलरिटी विद द पेस मेकिंग एक्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी उन्होंने हमें कंडक्शन रेट बता दी है, ओके। ऐसे नोड का सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया, सबसे ज़्यादा फास्ट इम्पल्स मतलब बीट्स उन्होंने बता दिया 60 से 100 बीट्स पर मिनट ऐसे नोड पे होता है। और फिर ए वी नोड पर उन्होंने बता दिया 40 से 60, और फिर पर कंजी फाइबर 30 से 40 बीट्स पर मिनट होती हैं, ठीक है। ये उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बता दी। फिर सिंपल सा कंसेप्ट आगे उन्होंने हमें दिया कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, हमें पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। तो सिंपैथेटिक का भी हमें पता है कि इट्स फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन होती है, मींस जब इंसान गुस्से में है या वो डर गया है, मतलब रेस्टिंग स्टेज नहीं है ना, जब वो रनिंग कर रहा है या कोई काम कर रहा है, लड़ रहा है किसी से या ठीक है, या डर गया है कुछ इस तरह एंग्री है, तो सिंपैथेटिक डिवीजन के दौरान जब इंसान डर जाता है तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमें पता है। या फिर इंसान गुस्से में होता है तो ब्लड फ्लो उसका ज़्यादा हो गया होता है, तो सिंपैथेटिक डिवीजन में एक्सेलरेशन बताई हुई है उन्होंने कि चीज़ें फास्ट अप हो जाती हैं, एक्साइटेशन ऑफ द रेट ऑफ द इम्पल्स फॉर्मेशन। तो जो इम्पल्सेस बन रही थी, इम्पल्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था वो तेज़ हो गया है, जल्दी जल्दी पल्सेस बनती हैं, और इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स प्रोपगेशन, एक तो वो बन जल्दी से रही हैं, फिर प्रोपगेट जल्दी कर रही हैं, मतलब ट्रैवल कंडक्शन उनकी तेज़ हो गई है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ना, वो ऐसे नोड पे भी असर अपना कर रही होती है, एवी नोड पे भी कर रही होती है, और वेंट्रिकल्स पे भी असर करती है, ऐसे नोड, एवी नोड एंड वेंट्रिकल्स। फिर स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, आपको ये भी एक उन्होंने एक पॉइंट हमें बताया, हमसे क्यों आ सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड कब एक्टिवेट होता है। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, वो कब एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन में होता है, ठीक है। फिर हार्ट रेट बढ़ जाता है, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल ज़्यादा हो जाती है, और उसकी जो एटॉमिसिटी थी, जो पल्स फॉर्मेशन थी, और जो मैसेज भेजने वाली एबिलिटी वो भी कि जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट करो,
इस तरह फिर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। फिर पैरासिम्पैथेटिक में उससे उल्ट हो जाएगा, डीसेलरेशन, स्लो डाउन चीज़ें हो रही हैं, इनहिबिशन हो रही है, एक्ट प्राइमरी ऑन द एस ए नोड। ऊपर हमने कहा था जी एस ए वी एंड वेंट्रिकल्स, इन तीनों पे एक्ट कर रही थी, एस ए पे भी, ए वी पे भी। अब इधर उन्होंने हमें बता दिया जस्ट एस ए नोड पर। एंड डिक्रीज द, ऊपर हमने कहा था रेट ऑफ इम्पल्स फॉर्मेशन जल्दी हो गई थी, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो गई थी, उसने एक में लिख दिया। ऊपर हमने लंदा लंदा पढ़ा था, उन्होंने एक ही पॉइंट बना दिया, डिक्रीज द हार्ट रेट कम होगी, एटॉमिसिटी कम हो जाएगी एंड कंडक्टिविटी कम, क्योंकि सिंपैथेटिक डिवीजन अब आपको रेस्ट कर रहे हो, आप लेटे हुए हो, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, आराम से बैठे हुए हो, तो अब दिल को तेज़ धड़कने की ज़रूरत नहीं है, आप पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, ठीक है, कंडीशन में हो। फिर उन्होंने बता दिया है जी कंडक्शन, नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम, जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है उन्होंने बता दिया वो मोनोसाइट्स पर मुश्तमिल होता है, दैट आर अरेंज इन अ पाथवेज दैट स्प्रेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मतलब वो ऐसे जो मोनोसाइट्स हैं वो ऐसे अरेंज हुए होते हैं हार्ट के ऊपर कि फिर जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है ना वो फिर चारों चैम्बर्स तक पहुंच जाती है, ठीक है, मोनोसाइट्स के थ्रू। मतलब ये मोनोसाइट्स पर थे वो अरेंज थे इस तरह कि इलेक्ट्रिकल मैसेज पहुंच जाता है 4 चैम्बर्स तक। तो ये हमने देख लिया कि कंडक्शन सिस्टम था। ये डायग्राम उन्होंने फिर दिखाई है हमें। ओके, फिर क्यू ये वाली बात हम कर रहे थे, जो पी वेव होती है ना, तो पी वेव अगर किसी की छोटी आ गई है या बड़ी आ गई है तो इससे बंदे को ये पता चल जाता है कि मतलब जो एट्रियल डीपोलराइजेशन ठीक हुई है या नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आगे जाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही होती है पी वेव के ऊपर। फिर जो क्यू और एस कम्प्लेक्स हमें शो कर रहा होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर बॉडी की तरफ ब्लड जाता है ना, तो ये पी क्यू और जो क्यू और एस है इसलिए बड़ी ये है, और ये हमें वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन बता रही होती है। और जब टी वेव है वो वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन, ऑब्वियसली कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं अब उन्होंने रिलैक्स भी तो होना है ना, दोबारा भी तो फिलअप होना है ना, तो जो टी वेव होगी वो हमें वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन स्टेट बताती है। तो ये हमें बातें याद करनी है, ये उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी कर दी हैं जो मैंने ऊपर पढ़ी हैं। कि जो पी वेव होती है इट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन स्टेज होती है, ठीक है, एट्रिया पोलराइज हो रहे होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं एट्रिया, ठीक है, पी वेव में। फिर पी आर इंटरवल जो हमने ऊपर देखा है वो क्या होता है, टाइम फॉर द इम्पल्स टू ट्रैवल द ए वी नोड, मतलब ऐसे नोड से ए वी नोड तक जब मैसेज आ रहा होता है ना तो वो पी आर इंटरवल, ये जो ऊपर बना हुआ है पी आर इंटरवल, ठीक है, इसके दौरान मैसेज ट्रैवल कर रहा होता है। ओके, ऐसे से ए वी तक आना होता है तो वो पी आर इंटरवल के दौरान आता है। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव, और ये पी वेव से शुरू होता है जहाँ पर क्यू और एस कम्प्लेक्स शुरू हो रहा था ना, पी से मतलब क्यू तक ही होता है। तो ये उन्होंने हमें बता दिया। और फिर क्यू और एस कम्प्लेक्स हम पढ़ चुके हैं कि ये हमें वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन बता रहे हैं, उसकी कंट्रैक्शन। एस टी सेगमेंट में बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है कि मतलब अब वो रिलैक्स करना शुरू हो गया है, और फिर टी वेव में वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन पूरी हो जाती है। थोड़ा सा अब हमारा रह जाएगा जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ना था, और व्हाट इज़ एन ईसीजी। द ईसीजी इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो ईसीजी देखकर हमें क्या पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिकल इवेंट्स मतलब जो मैसेजेस थे, जो इम्पल्सेस थी वो ठीक से आ रही हैं पूरे साइकिल के दौरान। जो एक साइकिल है जो क्यू आर एस बनता है, पी क्यू आर एस टी बनती है जो पूरा कार्डियक साइकिल जो है, ठीक है, तो उस दौरान क्या ठीक से मैसेजेस ट्रैवल हो रहे हैं कि नहीं। each event has a distinct waveform, the study of which can lead to the greater insight। okay, उसने कहा कि हर इवेंट में एक वेव फॉर्म होती है, हमें हर वेव के बारे में पता चल जाता है उसको देख कर के पेशेंट्स के अंदर कोई कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी तो नहीं है, ठीक है, अगर हमें देखनी आती होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कोई पैथोफिजियोलॉजी तो नहीं है। फिर ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जो छोटा सा बॉक्स है ना, अगर हम ये नीचे 0.04 सेकेंड जहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा बॉक्स अगर हम देखें तो इतना सेकंड लगता है इस बॉक्स को कवर करने में, ठीक है, ये 0.04 सेकंड को शो कर रहा है। जबकि ये पूरा बड़ा बॉक्स, ये ब्लैक लाइन से ये जो डार्क सी रेड लाइन है, बड़ा एक बॉक्स है ना, बड़ा सा स्क्वायर है, उसके अंदर ये 5 बॉक्सेस विर्थ वाइज और 5 ऊपर की तरफ हैं ऐसे, अब बाद में देख लेना। अच्छा, तो फिर पूरा बड़ा बॉक्स है वो 0.2 सेकंड का है,
और छोटा बॉक्स 0.04। इसी तरह इधर टाइम था तो इधर वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसी तरह जो 5 छोटे छोटे बॉक्स की अगर लेंथ बनाओ ना तो एक बड़ा बन रहा है। अच्छा, तो फिर अगर पूरे बड़े बॉक्स को देखें तो 1 मिली वोल्ट बनता है वोल्टेज। और अगर हम छोटे की बात करें, छोटे से बॉक्स की बात करें तो 0.1 मिली वोल्ट बन रहा है। कुछ इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। बाकी हम ये चीज़ें देख चुके हैं, पी वेव होती है, और इधर पास उन्होंने यू भी बता दिया, PQRST यू वेव भी उन्होंने हमें दिखा दिया। और एक आर और दूसरे आर, ये PQRS कम्प्लेक्स है ना, इन दो कम्प्लेक्सेस के दरमियान ये आर इंटरवल है। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है द 4 एलिमेंट्स आर स्पेशली असेस्ड ऑन 12 लीड ECG ट्रेसिंग। जो आपके पास 12 लीड वाली जो ECG होती है, ठीक है, जो आप करवाते हो, उससे आपको 4 चीज़ें पता चलती हैं। हार्ट रेट का पता चल जाता है, आप हार्ट रेट कैलकुलेट कर लेते हो। अब हार्ट की रिदमिसिटी देख लेते हो कि हार्ट बिल्कुल ठीक रिदम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाइपरट्रॉफी देखते हो कि हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई हुई, या फिर इन्फॉर्क्शन तो नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि कहीं पे इन्फॉर्क्शन होगी, वहाँ पर कंट्रैक्शन उधर फ्लो नहीं आ रहा। तो ये 4 चीज़ें हैं, हार्ट रेट, हार्ट रिदम, हाइपरट्रॉफी एंड इन्फॉर्क्शन। ये 4 चीज़ें हमें पता चलती हैं 12 लीड ECG के ऊपर। फिर उसने बताया है कि 10 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर अ 12 लीड ECG। तो 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं 12 लीड ECG के लिए। द 2 टाइप्स ऑफ द लीड्स, हमने कहा ना टोटल 12 करनी है, तो 6 उन्होंने हमें बता दी हैं। फ्रंटल प्लेन लीड्स होती हैं और वो लिम्स पर लगती हैं। लिम्स में बाजू और टांगे दोनों आती हैं, हैंड्स एंड आर्म्स एंड लेग्स, लिम्स हैं हमारे, उन पे 6 लगती हैं, वो फ्रंटल प्लेन में होती हैं। और जबकि जो चेस्ट लीड्स हैं वो हॉरिजेंटल प्लेन लीड्स हैं। फ्रंटल प्लेन लीड्स देखा जो कि लिम्ब लीड्स थी, और हॉरिजेंटल वो चेस्ट लीड्स होती हैं, वो भी 6 होती हैं। और अभी इस स्लाइड में हम सिर्फ फ्रंटल प्लेन लीड्स देखेंगे जो कि लिम्ब लीड्स थी। 6 का था ना, तो इन्होंने मज़ीद डिवाइड कर दिया 3 में ना, तो 2 टाइप्स होती हैं मज़ीद फ्रंटल प्लेन लीड्स की। हाँ जी, एक बायपोलर लिम्ब लीड होती है और एक यूनिपोलर लिम्ब लीड होती है। बायपोलर में आपने याद रखना है कि लीड 1 2 3 के नाम से, अगर आप नीचे भी देखें, ये लीड 1 2 3 नज़र आ रही होगी आपको, एरोज़ बनाए हुए हैं, लीड 1 2 3। और जो दूसरी है वो AVR, AVL, AVF है। ये देखें AVR रेड में लिखा हुआ है, येलो में AVL और नीचे AVF लिखा हुआ है। ये यूनिपोलर है। अब देखें अलग-अलग पोल्स पे हैं, यूनिपोलर हैं ये। अच्छा, तो अब उन्होंने हमें बता दिया यूनिपोलर में जो A है वो ऑगमेंटेड है। ऑगमेंटेड, V का मतलब यूनिपोलर है, और R का मतलब राइट, L का मतलब लेफ़्ट, और F का मतलब फुट। तो AVF हमें पता चल जाएगा फुट पर लगेगी, और AVR राइट साइड पे लग जानी है, और AVL लेफ़्ट साइड पे लग गई है। ये देखें इस तरह करके। ये जो रेड कलर के बंदे को जो लीड सी लगाई हुई है रेड कलर की, वो AVR है, वो यूनिपोलर है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे येलो सी लगी हुई है उसके बाजू पर, और उसकी टांग पर ग्रीन, एक टांग पे उन्होंने लगाई हुई है ग्रीन, AVF। और जो ब्लैक सी है वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए आई थिंक उन्होंने लगाई है। तो इस तरह से अभी तो हम ड्रामेटिकली डायग्राम से देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, बाकी इसके कंसेप्ट्स मज़ीद हमें देखने पड़ेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एनालिसिस हम देख लेंगे, और या ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इसके अंदर EKG एनालिसिस आ जाता है कि हमने अगर एनालिसिस करना हो तो 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और स्टेप 3 है। तो स्टेप 1 में हमें क्या चीज़ें पता, अब हम ECG से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। तो रेगुलरिटी, इससे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें रेगुलरिटी से आ रही हैं कि नहीं। P वेव देखेंगे हम, ठीक है। रेगुलरिटी में लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन द कम्प्लेक्सेस शुड बी द सेम। जो हमने कम्प्लेक्स बताया था ना, एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास Q और S कम्प्लेक्स, फिर जब अगला Q और S कम्प्लेक्स बनेगा उन दोनों के दरमियान फिर उससे अगला बनेगा। क्या इन सब Q और S कम्प्लेक्सेस के दरमियान का डिस्टेंस सेम है? अगर वो सेम होगा तो हम कहेंगे रेगुलरिटी है, रिदमिसिटी है, ठीक है। फिर P वेव देखते हैं, एस P वेव, ऑल द P वेव्स शुड लुक द सेम। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक P वेव छोटी है एक बड़ी है, सेम हो सारी, ठीक है।
तो पी वेव देख रहे होते हैं। ये स्टेप 1 के अंदर हमने रेगुलरिटी देख ली। रेगुलरिटी में यही पता कर लिया कि डिस्टेंस ठीक था कि नहीं क्यू और एस के दरमियान। पी वेव में उनका साइज़ देख लिया, सारी सेम लगनी चाहिए। और एस एस पी टू क्यू और एस मतलब देयर शुड बी वन पी वेव फॉर एवरी क्यू और एस कम्प्लेक्स। हाँ जी, हर क्यू और एस कम्प्लेक्स के पास आपको पता है कि पी वेव होती है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो ये हमने देख ली स्टेप 1 में। स्टेप 2 में रेट देखना होता है, और रेट के लिए ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। जब हम भी प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे हमें तब पता चलेंगी ये सब चीज़ें कि रेट हमें किस तरह फाइंड होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करके और गिन के। तो काउंट द नंबर ऑफ़ द कम्प्लेक्सेस इन अ 6 सेकंड स्ट्रिप, इसको हम 6 सेकंड रूल भी कहते हैं, इसको हम 6 सेकंड काउंटिंग भी कहते हैं। ये 6 सेकंड ट्रेसिंग दोबारा नीचे उन्होंने बता दिया हमारी आसानी के लिए, दोबारा इलेबोरेट करके लिख दिया कि हमने क्या करना है कि 6 सेकंड्स के अंदर बंदा टाइमर से देख ले 6 सेकंड के अंदर मतलब कितने कम्प्लेक्सेस गुजरे हैं, कितने क्यू आर एस कम्प्लेक्स गुजरा है, कितनी इस तरह की वेव्स गुजरी हैं 6 सेकंड के अंदर। वो गिन के फॉर एग्जांपल 6 गुजरी थी, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो 60 हार्ट रेट आ गया। 7 गुजरी तो 70, 8 गुजरी 80 हार्ट रेट आ गया। मतलब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, और हमने कम्प्लेक्सेस गिनने होते हैं कि 6 सेकंड्स के अंदर कितने कम्प्लेक्सेस गुजर रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 के साथ। तो इस तरह रेट होता है फाइंड। फिर काफ़ी तरीके होते हैं ना रेट फाइंड करने के। ये जो लोग बैठे होते हैं उधर हॉस्पिटल्स में, कार्डियोलॉजिस्ट के जो असिस्टेंट्स हैं, वो लोग वो देख के उनको पता चल जाता है, फ़ौरन से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो काउंट द नंबर ऑफ़ द स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन द 2 क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस एंड डिवाइड विद 1500। मतलब स्मॉल बॉक्सेस हैं ना, तो छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं उनको गिनो, जितने बॉक्सेस आएंगे उनको 1500 के ऊपर 1500 के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। तो इससे हार्ट रेट पता चल रहा है। पहले हमने क्यू आर एस कम्प्लेक्स ही गिन रहे थे, वो बड़े बड़े कम्प्लेक्स गिन रहे थे, और हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने छोटे बॉक्सेस को देखा कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स के दरमियान छोटे छोटे बॉक्सेस कितने हैं, और उनको 1500 पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमने याद करनी है कि इस तरह से रेट कैलकुलेट होता है। स्टेप 3 में उन्होंने हमें बता दिया डिटरमाइन द इंटरवल ड्यूरेशन। फिर उन्होंने हमें बताया कि हमें ना इंटरवल ड्यूरेशन देखना होता है। तो पी आर इंटरवल हम देखते हैं कि क्या पी आर इंटरवल नॉर्मल आ रहा है कि नहीं। क्यू आर एस कम्प्लेक्स देखते हैं, क्यू टी इंटरवल ये मेजर कर रहे हैं कि ठीक है ये। फिर काउंट द नंबर ऑफ़ द स्मॉल स्क्वायर्स एंड मल्टीप्लाई बाय द 0.04 सेकेंड्स। तो देखें रेट के लिए हम, आपको याद होगा कि रेट के लिए हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, या फिर हमने 1500 के साथ डिवाइड किया था। जब MCQ या कोई चीज़ ऐसी आ जाए कि 0.04 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इससे आपको इंटरवल का पता चलेगा, ठीक है। इससे आपको ये हमने इंटरवल ड्यूरेशन में देखा है कि हमने स्मॉल बॉक्सेस देखे, स्मॉल स्क्वायर्स देखे, और जब हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया 0.04 सेकंड्स के साथ, ये हम इसमें देखेंगे। और इसमें उन्होंने बता दिया वांट द टाइम टू बी विद इन द नॉर्मल रेंज फॉर ईच सेक्शन। इंटरवल शुड बी नॉट वेरी फ्रॉम बीट टू बीट। मतलब हर बीट के अंदर इंटरवल, ये नहीं कि एक दफ़ा PR इंटरवल बड़ा था, अगली दफ़ा छोटा था, उससे अगली दफ़ा फिर बड़ा। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरवल वेरी नहीं करने चाहिए, और नॉर्मल रेंज के अंदर आप देखोगे कि जो टाइम लग रहा है वो नॉर्मल रेंज में हो। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, दोबारा उन्होंने हमारे लिए ही उन्होंने बता दिया कि रिवाइज हो जाएगा। 6 सेकंड ट्रेसिंग क्या होती है, कि हमने कहा था 6 सेकंड के अंदर जितने क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहे थे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, तो हार्ट रेट पता चल जाता है। इसी तरह अगर छोटे छोटे बॉक्सेस आपने काउंट करने हैं, तो फिर ये नीचे वाला हमने पढ़ा था 1500 पे, अगर हमने डिवाइड करना है तो स्मॉल बॉक्सेस, अगर लार्ज बॉक्सेस गिन रहे हैं तो 300 पे डिवाइड करना है, ठीक है ना। छोटे बड़े की जोड़ी एक किस्म के बना दी। जब छोटे बॉक्सेस थे, स्मॉल थे, तो बड़ी वैल्यू थी 1500 पे डिवाइड करते। जब लार्ज बॉक्सेस आए तो नीचे वाली वैल्यू हमने छोटी कर दी, ठीक है, उल्ट कर दिया 300। इतना याद करना। आखिरी स्लाइड है हमारी जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, रूल ऑफ द 300। जो अभी हम जैसे पढ़ रहे थे, टेक द नंबर ऑफ द बिग बॉक्सेस बिटवीन द नेबरिंग क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस एंड डिवाइड दिस इनटू द 300। द रिजल्ट विल बी द इक्वल टू द हार्ट रेट। And although fast, this method only works for the regular rhythm। अगर किसी बंदे की रिदम रेगुलर आ रही है तो उसकी हार्ट रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये उन्होंने हमें बता दिया। जिधर से शुरू हो रही है उससे अगला वाला बॉक्स देख लेते हैं ना, क्योंकि अब थोड़ा सा ही रह गया ना। अगला देख लो 1 2 3 4 5 और 6, ये ख़त्म हो रही थी लेकिन काफ़ी हिस्सा इसने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो जहाँ से शुरू हो रही थी उससे अगला वाला हमने देख लिया, 1 2 6 हो गया, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाई 6 ऊपर जो था, and divide this into the 300।
ऊपर हमने कुछ और पढ़ा था कि हमने क्या करना है कि लार्ज बॉक्सेस एंड डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। यही हम पढ़ रहे हैं कि जो बिग बॉक्सेस थे वो हमने इनके दरमियान देख लिए और 300 को इन्होंने ऊपर रखा है और नीचे 6 रखा है, ठीक है। और फिर हमारे पास 50 आ जाएगा, मतलब इसकी हार्ट रेट 50 थी और हमने देखा कि 300 को ऊपर रखा और फिर हमने डिवाइड किया 4 के साथ, क्योंकि अभी हमारी इनमें प्रैक्टिस नहीं है, अभी हम इसको सिर्फ याद कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज। जब हम इसको एलैबोरेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो हमारा मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब देखो 4 है, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, तो हमने 4 पे डिवाइड कर दिया। और ये आखिरी टेबल हम देख लेते हैं, इसमें तकरीबन 1.5 ही बन रहा था, एक पूरा चलो कह रहे हैं और एक को आधा कह रहे हैं। अच्छा, जब एक बड़ा बॉक्स था तो 300 को के नीचे 1 लिखोगे तो 300 ही आएगा ना। जब नीचे 2 लिखोगे, 2 बॉक्सेस होंगे तो आंसर आपका 150 आएगा। जब 3 होंगे बॉक्सेस तो आंसर 100 आएगा। इसी तरह 6 बॉक्सेस होंगे तो आंसर 50 आएगा। बस ख़त्म, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और इसको हम यहाँ तक ही रखेंगे। ECG का हमने देख लिया कि कुछ चीज़ें हमने अपने नॉलेज के लिए समझ ली हैं। आई होप सो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you so much. Keep me in your precious prayers. Allah Hafiz. Jazakallah.